नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। 19 अप्रैल को देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। 21 राज्यों की 102 सीटों पर यह मतदान हुआ, लेकिन इस मतदान में एक बहुत हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है कि इस बार 2019 के मुकाबले मतदान तकरीबन 4 से 7% कम हुआ है। मतलब इतना गिरावट इसमें दर्ज की गई है। तो इस गिरावट का आखिर मतलब क्या है? क्या इस गिरावट से बीजेपी को नुकसान है या फिर विपक्ष का वोटर ये जान चुका है कि विपक्ष मोदी से टक्कर नहीं ले सकता, तो वो घर से नहीं निकला? क्या है पूरा गणित और क्या आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं 102 सीटों के, उसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पंकज जी, जो 4 से 7% तक की गिरावट इस बार दर्ज की गई, आखिर मतदाता बाहर क्यों नहीं निकला? गर्मी ज्यादा थी या कुछ और कारण? नहीं, अभिषेक, गर्मी तो हर बार होती है। लोकसभा चुनाव तो इसी दौरान होते हैं और गर्मी पड़ती ही पड़ती है। दो तरह की समीक्षा इसकी आ रही है। पहली समीक्षा यह है कि बीजेपी के लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अरे आएगा तो मोदी ही, और शिथिल पड़ गए। तो जो बूथ मैनेजमेंट का था, जो मतलब कि जो वोटरों को घर से उठाकर बूथ तक ले जाने की जो प्रक्रिया थी, उसमें कहीं ना कहीं लूपहोल्स दिखे हैं इस बार। यह ईमानदारी से स्वीकार करना होगा। दूसरी गिरावट इस वजह से भी आई है कि मुसलमानों के एक बड़े तबके को यह लग रहा है कि देखिए, हम बीजेपी का विरोध कर तो रहे हैं, लेकिन आ तो रहा है मोदी, तो हम क्यों सिर्फ विरोध करें? बाकी जब सारे लोग जब उनके साथ उनके पक्ष में चले गए हैं, तो हम क्यों खुलकर सामने आए? और वो जज्बात के साथ विरोध नहीं हो पा रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि केंद्र की योजनाओं में किस तरह का भेदभाव नहीं हुआ, सबको लाभ मिला है। तो वो जो भाजपा के खिलाफ जो लड़ने का जो जज्बा था ना, वो थोड़ा सा शिथिल हुआ है कि ठीक है, दुश्मन उतने नहीं है कि उनके लिए मारा काटी किया जाए। ठीक है, वोट नहीं देंगे वो अलग बात है, लेकिन बहुत लोग निराश भी हैं कि कौन सा समाजवादी पार्टी कौन सा हमें मुसलमानों के लिए कर रहा है, या फिर लालू ने कौन सा मुसलमानों को टिकट दे दिया, या फिर कांग्रेस ने कहा हमें टिकट दिया तो मुसलमानों को तो ये भी टिकट नहीं दे रहे, तो हम सिर्फ बीजेपी को क्यों दुश्मन माने या फिर उनकी खिलाफत क्यों करें? तो दो मेजर वजह यह है कि बीजेपी का या एनडीए का कॉम्पिटिशन ये फील गुड वाला फैक्टर वाला राह पे जा रहा है। मैं पहले बता दे रहा हूं कि आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, और अंतिम दिन में बूथ मैनेजमेंट ग्राउंड पे वीक दिखा। मैं खुद भी गया था बिहार में। और दूसरी ये कि इस बार उतने फ्यूरियस नहीं है मुसलमान कि एकदम बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर जाना है सबको। कुछ चेकिंग वगैरह का भी आपने तस्वीर दिखाया था कि कैसे पहले क्या होता था कि चलिए बुरके में 2 4 5 वोट मार के चले आए, तो इस बार बहुत स्ट्रिक्टनेस भी है, तो थोड़ा उससे भी कम हुआ होगा। और बाकी गर्मी तो हर बार रहती है, ऐसा थोड़ी है कि इस बार पहली बार लोकसभा चुनाव में गर्मी या धूप का असर दिखा है। चलिए बंगाल की बात करते हैं फिर। बंगाल में तकरीबन 77.5% मतदान हुआ है इस बार। बंगाल में अलग बात है। बंगाल में पॉलिटिकल जो लोग हैं ना, वो बहुत जज्बाती हैं। देखिए, देखते नहीं है कि वहां मारा मारी, एक दूसरे का टांग काट लेना, जिंदा जला देना, रेप, गोली बंदूक, ये सब चलता है ना। तो उनके लिए मतलब कि सर्वाइवल, मतलब कि अपने पार्टी का डोमिनेंस उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और इसलिए दोनों तरफ से बहुत कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूथ तक ले जाया जाए। लेकिन हमारे पास जो प्रथम चरण की जो खबर है बंगाल में, कूच बिहार में तो कम से कम जो मेरे पास रिपोर्ट है, ममता दीदी के पार्टी की हालत अच्छी नहीं, क्योंकि वहां से जिस तरह की रिपोर्ट आई, बहुत अच्छा मोबिलाइजेशन हुआ है, दोनों तरफ से कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के लोग इस बार एकमात्र ऐसा स्टेट दिखा जहां जज्बे के साथ लड़ रहे हैं बीजेपी के। ऐसा नहीं कि यूपी बिहार, हाँ, इसलिए कि वहां तो पता है ना कि अगर बीजेपी नहीं जीती तो हम मारे जाएंगे, तो मरता क्या ना करता, ये वाली स्थिति है। बाकी जगह जैसे आप यूपी में जाइएगा, बिहार में जाइएगा, ठीक है मोदी जी आ ही रहे हैं, हमें घर से निकलने की क्या जरूरत है, या फिर वो क्यों घर घर घूम घूम के कार्यकर्ताओं को उठाकर बूथों तक लाना, क्योंकि जीत तो रहे ही हैं मोदी जी। तो एक सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी मैं देख रहा हूं, और ये बहुत भारी पड़ने वाली है। अभी प्रथम चरण का 102 सीटों का हुआ है मतदान, लेकिन देखिएगा घर पे बैठे हुए कार्यकर्ता बेहद खतरनाक होते हैं, क्योंकि माहौल तो बहुत बनाते हैं, लेकिन जिस दिन वोटिंग के दिन अगर वोटरों को बूथ तक नहीं ले जाया जाए, तो सारा माहौल बनाना बेकार है। और दूसरी तरफ मैंने बताया भी
कि जो विपक्ष का सबसे सॉलिड वोट बैंक था मुसलमान, वो सोच रहे हैं कि हम क्यों जान दे, हम क्यों अकेले बीजेपी से दुश्मनी ले, कौन सा जो सेकुलर पार्टियां हमें ये टिकट दे रही हैं या हमारे लिए कुछ कर रही हैं। तो उधर भी जज्बा कम हुआ है, दोनों तरफ से यही बात है। ठीक है, बंगाल में हिंदुओं को क्या ऐसा लगा कि बीजेपी जब 18 सीटों तक पहुंच सकती है तो उससे ज्यादा अब हमें इसे पहुंचाना है, ये बात मान ली जाए? नहीं, बीजेपी ने इस बार टारगेट रखा है 30-35 सीट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि उतना पहुंच ही जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हो सकता है, जिस तरह के वहां ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है बंगाल की पहली बार। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी वहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। पिछली बार दूसरे नंबर पे थी, इस बार पूरी की पूरी कोशिश है कि वो 21-22 सीट तो कम से कम आनी ही चाहिए, और टारगेट रखा है 30 से 35 का। ठीक है, बिहार की बात करते हैं। बिहार में 52% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग ही नहीं किया। बिल्कुल, देखिए इसके दो कारण हैं। एक तो बिहार में शायद ही कोई ऐसा घर है जहां का नौजवान बाहर कमाने नहीं गया है और वो अपनी पत्नी और बच्चों को न लेके गया है। अब इसमें से हर बार क्या होता था ना कि जज्बा होता था कि एक तरफ जज्बा था कि मोदी जी को लाना है, मोदी जी को लाना है, वो क्यूरियोसिटी भी खत्म हो गई। और दूसरी तरफ जज्बा था कि देखना है कि तेजस्वी कैसा है, लालू को लाना है, तो वो भी खत्म हो गए। तो बहुत ज्यादा लोग वापस आए नहीं, और अभी अभी होली बीता है, तो होली के बाद जो गए हैं ड्यूटी करने, तो वो दूसरे राज्यों में रह गए। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये जो मुझे महसूस हुआ कि लोग लोकल कैंडिडेट से नाराज थे, हर तरफ के लोग। मतलब मैं एक उदाहरण बताऊं तो नवादा में देखिए ना, नवादा में विवेक ठाकुर का राज्यसभा का कार्यकाल 2.5 वर्ष के लिए बचा हुआ था, और वहां से बाहर से लाके उनको कैंडिडेट बना दिया गया। तो जो उनका जो स्वजातीय लोग हैं, जैसे भूमिहार समाज के जो लोग हैं, वो कम निकले कि ठीक है हम आरजेडी को तो नहीं देंगे, लेकिन वोट देने भी नहीं जाएंगे, मतलब चुपचाप वो घर पे रह गए। इसी तरह का हाल हुआ है जो लालटेन छाप, यानी कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच भी। आरजेडी माई समीकरण को लेकर चलता था, कुशवाहा को दे दिया टिकट, एक और निर्दलीय खड़े हो गए विनोद यादव। तो यादवों ने देखा कि अरे यार बंटवारा हो रहा है, आपस में झगड़ा हो रहा है, कुछ यादव विनोद यादव की तरफ जा रहे हैं तो कुछ आरजेडी की तरफ जा रहे हैं, कुछ मुसलमानों को विनोद यादव ने अपनी तरफ खींचा है तो कुछ आरजेडी ने खींचा है। तो आपस का ये झगड़ा देखकर वहां भी जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो घर पे ही बैठ गए कि हमें इन सब झगड़ों में क्या पड़ना। तो दोनों तरफ से कम वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग आप देखिए तो नवादा में हुई है। मैंने इस तरह का उदाहरण बताया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सिर्फ 58% मतदान वहां हुआ। उत्तर प्रदेश में देखिए ना, मैं तो बार बार ये बोल रहा हूं कि कितनी बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को। पंकज, उत्तर प्रदेश में एक रोचक बात भी है, कई सीटों पर अलग अलग विरोध था। कई सीटों पर बीजेपी बनाम राजपूत था, कई सीटों पर कैंडिडेट बनाम जाट था, लेकिन उसके बावजूद भी मतदान कम वो लोग नहीं, लोकल स्तर का ये फैक्टर है और हर चुनाव में आता है। पिछले विधानसभा चुनाव में जाट बनाम बीजेपी था, किसान आंदोलन की वजह से। बिल्कुल। हाँ, और उससे पहले मुस्लिम बनाम बीजेपी था मुजफ्फरनगर के वजह। तो हर चुनाव में इस तरह का एक फैक्टर आता है। और आप देखिएगा जब जब फैक्टर आता है तो चुनाव परिणाम कैसे हुए। मतलब कि बीजेपी तो कांस्टेंट अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मुझे इस बार कम वोटिंग की एक वजह यह लगी कि लगातार बीजेपी को जिता रहे हैं। लोगों को पता है कि आ तो रहे हैं मोदी जी, क्योंकि अखिलेश की पार्टी का गठबंधन का हाल बहुत खराब था। देखिए ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चले गए फर्स्ट फेज से पहले, बहुत ज्यादा उत्साह दिख नहीं रहा था। पिछली बार क्या हुआ था कि बसपा, सपा और आरएलडी एक साथ थी, तो उन लोग को भी लग रहा था कि हम जीत सकते हैं पश्चिमी यूपी, और इसलिए जोर लगा रहे थे। इस बार पहले ही से पता है कि अकेले सपा की ताकत है, बाकी कहां है वहां कांग्रेस की ताकत क्या ही नहीं। और बसपा उल्टा तीसरा मोर्चा बनाकर लड़ रही है, तो जो थोड़ा बहुत वोट था वो उसमें भी क्या कुछ हुआ होगा पंकज उत्तर प्रदेश में? नहीं, बसपा का वोट मुझे ऐसा लगता है वोटर था वो मायावती पर गया, या फिर वो डिवाइड हुआ बीजेपी प्लस मायावती में? बिल्कुल, देखिए जो मुझे ऐसे जो लग रहा है कि बहुत से वोटर थे बसपा के जिनको लग रहा था कि मायावती जीतने नहीं जा रही। मतलब कि कुछ सीटों पर, जैसे नगीना वाली सीट, वहां एक जीतने का चांस था और आकाश ने जोर भी लगाया था, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें थी कि बसपा के कैंडिडेट खड़े थे पर उतने मजबूत नहीं थे। उन सीटों पर जो मायावती का कोर वोटर था वो बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है। जहां मायावती का कैंडिडेट मजबूत था वो उनके साथ इंटैक्ट रहा है। तो जो लोकल, और हां, जहां मायावती का कैंडिडेट
नहीं, मायावती का कैंडिडेट जहां मजबूत था वहां कुछ मुस्लिम आबादी ने भी बीएसपी को दिया है। ब्राह्मणों के एक तबके ने भी बीएसपी को दिया है जहां मजबूत इनके कैंडिडेट थे। जी। अच्छा, ये जो है सहारनपुर की सीट पे बीएसपी का जो है सिटिंग एमपी था, लेकिन उसका टिकट काट दिया गया। बहन जी लड़ किस इंटेंशन से रही है चुनाव? बहन जी लड़ रही है ये तो बीएसपी के बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि पहले वाला जो फायर था मायावती का वो दिख नहीं रहा है। हाँ, आकाश आनंद को राजनीति में एस्टेब्लिश करने के लिए अगर लड़ाई लड़ रही है तो अलग बात है। दूसरी ओर कई तरह के आरोप ये भी लगते रहे हैं कि मायावती है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अलग लड़ रही हैं और जानबूझकर मुस्लिम कैंडिडेट दे रही हैं। ये समाजवादी पार्टी की ओर से ये आरोप लगाया जाता रहा। मुझे नहीं पता कि ये आरोप सही है या गलत है, लेकिन हाँ, मायावती का पूरा प्रयास यह था कि दलित मुस्लिम गठजोड़ अगर बन सके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके, तो हम कुछ सीटें जीत सकते हैं। देखिए, मायावती के पास 10 सांसद थे 2019 में। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल खारिज कर दिया जाए कि उनके जीतेंगे ही नहीं। पंकज जी, ये एक बात और बताइए, क्या बीजेपी पश्चिम में जो विरोध था, ठाकुर नाराज थे या फिर जाट नाराज थे, उसको एक अलग साइड में रखते हैं, बीएसपी का गठबंधन नहीं था समाजवादी के साथ, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही थी। बिल्कुल। तो क्या बीजेपी की जो वोटों का नुकसान थोड़ा बहुत, अगर एक वोट का भी नुकसान हम मान लें विरोध के चलते हुआ है 100 वोटों में से, क्या बीएसपी के वोट ने उसकी भरपाई कर दी होगी, या बीएसपी का वोट भरपाई कर सकता है बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं, जो जिन तबकों के बारे में आप कह रहे हैं कि वो नाराज थे, मैंने खुद पता किया वो कहां वोट देंगे, बहुत नाराज है। वो समाजवादी को दे दिए क्या? अगर आप बताइए, आपके इलाके में अगर राजपूत नाराज थे तो वोटिंग के दिन उन्होंने किसे वोट दिया? ये मायने रखता है ना। उन्होंने तो समाजवादी को वोट दिया है, मैं कंफर्म हूं। समाजवादी पार्टी को वोट दिया। मैं खुद जो है और वोट डाल के आया हूं सुबह। नहीं, वोट डाल के आए हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपने किसे डाला है, लेकिन इसका मतलब आपके कहने के अनुसार राजपूत वोट बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को पड़े। बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन और वो हाँ गया है। यही मैं बोल रहा हूं कि जिसके दम पे आप पूरा नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि राजपूत नाराज, उनका भी सिर्फ एक हिस्सा गया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजपूत समाज का ज्यादातर हिस्सा आज भी बीजेपी की तरफ गया है। मतलब मेजोरिटी आज भी इधर है। लेकिन पंकज जी तो बताइए, अच्छा मैं समीकरण के हिसाब से बता रहा हूं आपको, बताइए कौन सा ऐसा मेजर सामाजिक ब्लॉक है एमवाई को छोड़ के जो कि ऐड हुआ है पिछली बार के मुकाबले, जो कि इनको जितवा देगा? और घटा कहां है वो मैं बताता हूं। हाँ, समाजवादी पार्टी को आरएलडी का वोट घट गया, बीएसपी का वोट घट गया पिछली बार के मुकाबले। जाटों ने घटा कि नहीं, बढ़ा किसका? जाटों ने तो पिछले चुनाव में फिर भी बीजेपी को वोट किया था पंकज जी। इस बार भी किया है। अगर जाटों का वोट इस बार भी किया है। अगर नहीं, मैं ये ट्रांसफर होता आरएलडी का वोट समाजवादी के साथ 2019 में, मैं जाट गुर्जर की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं जाट गुर्जर की बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि आरएलडी का 2 वोट होगा, 3 वोट होगा, कुछ तो होगा ना। वो जो पिछली बार समाजवादी की तरफ गया था, वो तो आज बीजेपी की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, तो वो 4 वोट का तो बीजेपी का सामने फायदा दिख रहा है। अब बताइए कि बसपा का जो वोट था वो कुछ तो वोट होगा ना हर बूथ पर, जो कि समाजवादी की ओर गया होगा, पिछली बार गया होगा कि नहीं? इस बार वो तो बीएसपी की तरफ गया। तो घट रहा है समाजवादी, आरएलडी के वोट घट रहे हैं, बीएसपी के वोट घट रहे हैं। मुझे ये बताइए कि बढ़ कहां रहे हैं ये सारा नैरेटिव को छोड़ के? अगर बीएसपी का वोट बीएसपी को भी गया तो भी समाजवादी पार्टी नुकसान में है उस वोट के। समाजवादी पार्टी को नुकसान है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक घट रहा है ये साफ साफ दिख रहा है। हाँ, दूसरा बढ़ रहा है कि नहीं इसको मुझे पता नहीं, लेकिन जो घट रहा है वो तो दिख रहा है। बिल्कुल। तो बताइए, आज ऐसा कैसा इलेक्शन है कि सामने वाला घट भी रहा है और उसकी सीटें भी बढ़ रही है? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये लोकल सेंटिमेंट्स होते हैं। देखिए क्या होता है ना, कुछ लोग विरोध जो प्रदर्शन करते हैं ना, वो हर चौराहे पे ज्यादा शोर मचाते हैं, लेकिन जो साइलेंट है उसको रीड करना है कि वो कहां जा रहा है, वो किसको दे रहा है। अगर मान लिया कि राजपूत नाराज है, 4 आदमी तलवार लेके भांज रहा है, लेकिन यह भी देखिए कि जो राजपूत कुछ नहीं बोल रहा है, वो शांति से चुपचाप सुन रहा है, वो किधर है? और इसलिए मैंने कहा कि आज भी मेजोरिटी नेताओं को छोड़कर जो जनता है उसे मेजोरिटी आज भी बीजेपी के पास गई है। मेरे पास भी रिपोर्ट्स हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए मैंने कहा जो राजपूतों का विरोध था वो सारा वोट नहीं कटा है, उसका कुछ हिस्सा कटा है, कुछ हिस्सा 10 to 20%, 10 to 20% मुश्किल से।
बिल्कुल। 20% तो आप ज्यादा बता रहे हैं, मैक्सिमम 10% मुझे ऐसा हाँ, लगता है। 10% घटा है और उतना मेकअप कर लिया बसपा अलग होके और आरजेडी के बिल्कुल। तो हो अच्छा, गया। एक बार छोटा सा कमेंट कर दीजिए, पूरा 102 सीटें किधर जा रही हैं ये? क्योंकि पिछली बार 2019 मैं स्टेट बाय स्टेट बता सकता हूं। 2019 में इन 102 सीटों में से 55 सीटें थी बीजेपी के पास। बिल्कुल 50 से 55 माफी चाहूंगा। मैं स्टेट बाय स्टेट बताता हूं। मेरे हिसाब से जो अब तक उत्तर प्रदेश में 7-1, कौन सी सीट? बिहार में अब मैं ये नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। क्यों? हाँ, वो बिहार में 3-1 या 4-0, 4 सीटों में से। ठीक है। एमपी में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, वो हो सकता है कि इस बार इलेक्शन हार जाए छिंदवाड़ा से। ठीक। उसके बाद राजस्थान में बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल जीत रहे हैं। हाँ, नागौर की एक सीट है हनुमान बेनीवाल की। पिछली बार ज्योति मिर्धा कांग्रेस से थी, हनुमान बेनीवाल बीजेपी के सपोर्ट से थे। इस बार हनुमान बेनीवाल, हाँ, इस बार हनुमान बेनीवाल चले गए दूसरी तरफ, ज्योति मिर्धा बीजेपी की कैंडिडेट थी। बिल्कुल उल्टा हो गया वहां से भी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां चले गए और ज्योति मिर्धा बीजेपी के साथ आ गई। बिल्कुल, दोनों राइवल थे। और कल मैं बताऊं, कल शाम की बात है, जब वोटिंग हुई ना, उसके बाद ज्योति मिर्धा समर्थकों के बीच आपस में मिठाइयां बांटी जा रही थी। आई डोंट नो व्हाई। चलिए अब आते हैं तमिलनाडु। ठीक है। हाँ, उसमें 3-4 सीटें इंटरेस्टिंग है। देखिए, बाकी तो वहां डीएमके का प्रभुत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं, और चुनाव के दिन दिखा भी। लेकिन हमारी नजर जिन सीटों पे थी, एक कोयंबटूर थी जहां से अन्नामलाई लड़ रहे थे। मैं बताऊं एक कहानी, कोयंबटूर में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज शायद इस बार ही हुआ है। मतलब जो लोग कई चुनावों से वोट नहीं दे रहे थे, इस बार उन्हें वोट देने के लिए निकले। मतलब खाता खुल सकता है? और नहीं, हवा का रुख ये कहता है कि जब किसी को हराना होता है तो लोग ज्यादा जज्बात से निकलते हैं। जब ऑलरेडी एस्टेब्लिश जो चल रहा है वो चल रहा है ना, तो कम निकलते हैं। तो उत्तर भारत में कम वोटिंग परसेंटेज का यह भी कारण होगा कि 2 बार से मोदी है, एक बार और आ रहा है, तो हराने के जज्बे से नहीं निकले हैं। लेकिन कोयंबटूर में दिखा, बंगाल में मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो दिखा ज्यादा वोटिंग। समझ रहे हैं इशारा? तो कोयंबटूर की एक सीट है, एक सीट और है जहां से पूर्व राज्यपाल लड़ रही हैं, और एक पीएम के है पार्टी सहयोगी दल। इन 3 सीटों के बारे में अंदाज से बोल सकता हूं कि बीजेपी के लिए खुशखबरी है तमिलनाडु से। खाता तो जरूर खुलेगा, हो सकता है 4-5 आ जाए। दहाई में पहुंच जाएंगे? नहीं, दहाई में नहीं पहुंच रहे। मैं देखिए गलत एनालिसिस नहीं करूंगा। वोटिंग परसेंट, हाँ 10%, हाँ वोटिंग परसेंट हो सकता है कि 10% के आसपास हो सकता है। 1% ज्यादा 1% कम आ जाए, लेकिन वोटिंग परसेंटेज आ सकता है। अच्छा, पहले चरण से बाकी के चरण के लिए कोई संदेश? पहले चरण से देखिए, मोटा मोटी मुझे तो ऐसा लगा कि तमाम गर्मी है तो मुसलमान ज्यादा निकल कर आ रहे हैं, हिंदू कम आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था ना कि गर्मी सिर्फ बीजेपी के वोटरों को लगता है और बाकी विपक्ष के वोटरों को तो गर्मी नहीं लगती। या फिर ये मुसलमान ज्यादा निकल कर आ रहे हैं तो वो खुद ही एस्टेब्लिश कर रहे थे विपक्षी दल कि भाई मुसलमान ऐसे हमें देता है और हिंदू बीजेपी को दे देता है। बीजेपी वाले हिंदू कम निकल के आ रहे हैं इसलिए बीजेपी हारेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदू बीजेपी को देता है। मतलब ये तो गजब का नैरेटिव है। कुछ भी कहना मुश्किल है उत्तर भारत में। मैं बताऊं, पिछली बार से अगर 50 सीट था ना, तो 52-53 होगा, 49 नहीं होगा। 102 सीटों में जो 2019 में गिनती थी उसमें बढ़ सकता है, प्लस हो सकता है, लेकिन माइनस नहीं। मैं नहीं देख रहा। देखिए ऐड कहां होगा, मैं साफ साफ बोलता हूं। ऐड होगा बंगाल में, ऐड होगा तमिलनाडु में, ऐड हो रहा है मध्य प्रदेश में जो सीट हारी हुई थी छिंदवाड़ा, और अब ऐड हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन है बीजेपी, मतदान हुआ है। और घट कहां रहा है? हाँ, घट कहां रहा है? घटने में मुझे जो चांसेस है, लग रहा है कि बिहार में घट रही है 1 सीट, और हो सकता है कि राजस्थान में 1 सीट घट रही है। मुझे जो नजर आया वो यही है। ठीक है। क्योंकि सारा शोर जो हमारे कानों में गूंज रहा है ना, वो राजस्थान, यूपी और बिहार के बारे में शोर गूंज रहा है। आप सारा जो नैरेटिव देख रहे हैं वो इन्हीं 3 राज्यों से आ रहा है। तो ये 3 राज्यों में हो सकता है कि घट जाए, लेकिन बाकी बढ़ बहुत रही है। बंगाल, तमिलनाडु, साउथ में बढ़ रही है बीजेपी। चलिए देखते हैं 4 जून को
क्या पंकज जी की भविष्यवाणी सच होती है कि तमिलनाडु में सीटें बढ़ रही हैं और तमाम राज्यों में, छिंदवाड़ा भी, छिंदवाड़ा एक बहुत बड़ा नाम लिया है पंकज जी आपने, देखना होगा 4 जून में छिंदवाड़ा में भी क्या होता है। तो इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उत्तर भारत में, उत्तर भारत नकुल नाथ के खिलाफ बंटी साहू है। नकुल नाथ जो हैं कमलनाथ के बेटे, उनके खिलाफ बंटी साहू हैं, लोकल कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, देखिएगा कमाल वहां। तो जो वोटिंग परसेंट उत्तर भारत में या और राज्यों में कम हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है और विपक्ष के लिए ये कोई बहुत ज्यादा खुशी की खबर है। लेकिन आखिर में मैं संदेश देना चाहूंगा कि ये मतदान 5 साल में आता है, ये आपका अधिकार है और मतदान ज्यादा से ज्यादा करें, घरों से निकलें। खैर, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा 102 सीटों का, कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी।